Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from the Hindu dated 21st June 2026. आज क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा फर्स्ट टाइम कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 2014 में। किसने किया था? यूएन ने। इस बार की थीम क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन डे एग्जामिनेशन। मुझे आप ये बताओ, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में योगा इंक्लूडेड है? इफ यस, तो कौन से ईयर में इंक्लूड किया था? एंड ऑल्सो योगा सूत्रास वर रिटन बाय। ये सब कुछ मुझे कमेंट्स में आप बताओ। इस आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे, GS3 से भी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करेंगे। न्यूज़ क्या है? ओडिशा में PM ने अनवील कर दिया है 47,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसमें हम 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखेंगे। 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में आप इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ानी है उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में। नंबर 1 इज सूर्यग्राम। सूर्य मतलब सोलर, ग्राम मतलब विलेज। ऐसा विलेज दैट विल एक्ट एज मॉडल सोलर विलेज। कौन सा विलेज को हम मॉडल सोलर विलेज बनाएंगे? पहाड़पुर विलेज, मयूरभंज। मयूरभंज काफी फेमस है। इनफैक्ट आप मुझे बताओ कि क्यों फेमस है। मैं दूसरा आपको बता रही हूँ। दूसरा इसलिए फेमस है क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट बिलोंग्स टू मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। सेकंड इज कोल गैसिफिकेशन प्लांट। अब इस आर्टिकल में एक कीवर्ड गिवन था, पूर्वोदय पॉलिसी, दैट इज ईस्ट के लिए जो हम पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। ये कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में कर सकते हैं, कैसे हम ईस्टर्न में प्रमोट कर रहे हैं सो दैट इंटरनल सिक्योरिटी बनी रहे, और रीजनल डेवलपमेंट में कर सकते हैं। गेटवे टू प्रोग्रेस। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? नॉर्मली जब हम कोल को यूज करते हैं तो हम उसको डायरेक्ट हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उससे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे हम एम कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो। इसमें हम क्या करेंगे? कोल को लेंगे, हाई टेम्परेचर एंड लिमिटेड ऑक्सीजन विद स्टीम, मतलब हल्के से पानी के साथ हम सिन गैस को प्रोड्यूस करवाएंगे। सिन गैस में कौन से कंपोनेंट्स होंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन जैसे कंपोनेंट्स होंगे, जिनको हम यूज करेंगे पावर सेक्टर में, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड हाइड्रोजन बनाने में। कौन सी हाइड्रोजन बनाने में? ब्लू हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास एक स्कीम है, कोल गैसिफिकेशन स्कीम। इसी ईयर इनोग्रेट हुई है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। क्या इंपॉर्टेंट है? वी आर हैविंग 2 एम्स। एक एम हमारा ओवरऑल है और दूसरा इस स्कीम के अंदर है। ओवरऑल के लिए हम 100 मिलियन टन्स टारगेट है कि कोल गैसिफिकेशन करेंगे बाय 2030, लेकिन इस स्कीम में हम 75 मिलियन टन्स को टारगेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड अप टू 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट। दिस 20% फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी रिलीज्ड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। लिमिट्स हैं, लेकिन थोड़ा हमें याद रखना है कि टारगेट क्या है, और इसमें कुछ लिमिट्स भी हैं कि फुल नहीं होगा, 20% होगा, और कितना पर प्रोजेक्ट होगा, पर प्रोडक्ट होगा और पर कंपनी होगा। टेक्नोलॉजी कौन सी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए? टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, लेकिन हमारा फोकस है इंडिजीनियस इंडियन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। के बेसिस पर PYQ है 2025 का, जिसमें हम देखेंगे कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी किन चीज़ों के प्रोडक्शन में यूज़ हो सकती है। सबसे पहला है एथेनॉल, इसमें हो सकती है क्या? सेकेंड इज नाइट्रोग्लिसरीन, थर्ड इज यूरिया। ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाओ कि नाइट्रोग्लिसरीन में नाइट्रोग्लिसरीन एक स्पेसिफिक एसिड बता दिया हमने, यहाँ हमने एथेनॉल की कोई टाइप नहीं बताई, यहाँ यूरिया की कोई टाइप नहीं बताई। यूरिया तो होगा ही होगा, क्योंकि हम सिन गैस जब हम देख रहे हैं उसमें हमारे पास अमोनिया आ रहा है, मिथेन आ रहा है, तो यूरिया पॉसिबिलिटी है। नॉल भी हो सकता है क्योंकि हम एल्कोहल बना सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन एक तो बहुत स्पेसिफिक है कि नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरा नाइट्रोग्लिसरीन एक एसिड है जो यूज होता है एक्सप्लोसिव मटेरियल्स में, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2। IR से रिलेट करेंगे। व्हाट डज US ईरान एग्रीमेंट से? वी नो फेज 1 ऑफ एग्रीमेंट इज गोइंग ऑन, एंड फेज 1 में क्या बोला है? इमीडिएट परमानेंट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ऑन ऑल फ्रंट्स। ऑल फ्रंट्स मतलब लेबनान वाला फ्रंट भी। अब लेबनान वाले फ्रंट पे किसकी लड़ाई चल रही है? इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही है। सेकेंडली, ईरान ने बोला एग्रीमेंट में कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, लेकिन उसके पास ऑलरेडी 60% एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है। थर्ड, ईरान कभी भी एक्सपैंड नहीं करेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम को, एंड USA उसके बदले में कोई भी एडिशनल सेंक्शंस नहीं लगाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट इस डील से ये होगा कि US लिफ्ट कर देगा नेवल ब्लॉकेट ऑफ इरानियन पोर्ट्स। इंडिया के लिए बेनिफिट होगा कि इंडिया अपने चाबार पोर्ट के ऊपर दोबारा से वर्क कर सकता है शुरू। ईरान के लिए क्या बेनिफिट होगा? ईरान क्या करेगा इसके बदले में? ईरान इसके बदले में रिमूव करेगा रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट है, वो भी हम देखते हैं अभी। एंड नेक्स्ट बेनिफिट ईरान को होगा डील से, अनलॉक हो जाएंगे फ्रोजन फंड्स अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी बैंक्स में ईरान के फंड्स पड़े हैं जो कि US सेंक्शंस की वजह से वो यूज नहीं कर पा रहा था, अब वो उसको यूज कर पाएगा। एंड थर्डली, ईरान की एक्सपोर्ट मार्केट भी डेवलप हो सकती है इन केस ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स। देयर इज वन कंटेंशन, दैट इज इजराइल। रिमेंबर कि इजराइल और ईरान की कंफ्लिक्ट शुरू हुई थी और बीच में US आ गया, एंड नाउ डील जो हो रही है वो US एंड ईरान की हो रही है। लेकिन इजराइल का क्या? इजराइल ने क्यों अटैक किया था? क्योंकि इजराइल वांटेड रिजाइम चेंज इन ईरान, लेकिन अब उसको चिंता हो रही है कि ईरान फिर से स्ट्रांग हो सकता है। अब इश्यूज क्या है इस एग्रीमेंट में वो समझते हैं। लेबनान पे कौन है? इजराइल ने कब्जा किया हुआ है साउथ लेबनान के ऊपर, लेकिन
डील यूएस एंड ईरान की हो रही है, इसराइल बीच में प्रेजेंट नहीं है, तो इसराइल बोलता है कि मैं नहीं यहाँ से हटूंगा। अमेरिका के लिए क्या प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक कॉस्ट। अमेरिका ने ये बोला था कि 40 दिन वॉर चलेगी, लेकिन ये वॉर 60 डेज तक पहुंच गई। इससे इकोनॉमिक कॉस्ट आई। अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनमें एक रोष है कि इतने ज़्यादा पैसे क्यों अमेरिका वेस्ट कर रहा है, एंड डिप्लीटिंग स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स। थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है? ईरान की तरफ से। ईरान चाहता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिलीफ और सिक्योरिटी गारंटी। प्लस एक और प्रॉब्लम आती है, दैट इज अबाउट हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। यूएस बोलता है कि जो भी ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ईरान को ही बोल रहे हैं कि तुम लेकर आओ, मतलब तुम हमें परमिशन दो और हम डिस्ट्रॉय करते हैं इसको। लेकिन ईरान बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा ये परमिशन, मुझे मंजूरी नहीं है कि आप मेरे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करो। बट ईरान चाहता है कि वो कंटिन्यू रखे अपने एनरिचमेंट को फॉर सिविलियन पर्पस। चाहते हैं कि इनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर सर्विलेंस दोबारा से रिज्यूम कर दी जाए। फ्रॉम GS3 इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। व्हाई हैव इंडिया स्टैटिस्टिकल डेटाबेसेस बीन अपग्रेडेड? बिकॉज IMF ने हमें रेट किया ग्रेड C हमारी मेथोडोलॉजीज के अकॉर्डिंग, इसलिए अब हमें अपने मेथड्स को चेंज करना पड़ा। हम क्यों अपडेट कर रहे हैं? क्योंकि हम जो करंट मेथड्स यूज कर रहे थे वो लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेजेंट रियलिटीज। जैसे कि GDP GVA डेटा जो है वो हम 2011-12 के बेस ईयर के ऊपर देख रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट नहीं करता करंट इकोनॉमी को। सेकेंडली, हम WPI CPI में कुछ ऐसी आइटम्स इंक्लूड कर रहे हैं जो अब हम यूज ही नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल DVD कैसेट्स वगैरह। प्राइस इन्फॉर्मेशन फॉर पॉलिसी मेकिंग चाहिए हमें। RBI CPI को यूज करता है इंटरेस्ट रेट्स देखने के लिए, इन्फ्लेशन देखने के लिए। अगर ये आउटडेटेड मेथड से काउंट होंगे तो फिर हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? हम शिफ्ट हो रहे हैं सिंगल डिफ्लेटर मेथड से डबल डिफ्लेटर मेथड पे। मतलब अब हम इन्फ्लेशन को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, हम दोनों से एक्सक्लूड कर देंगे। इनपुट से भी हम इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड कर देंगे और आउटपुट से भी कर देंगे, ताकि हमें एक्यूरेट प्राइसिंग मिले। सेग्रीगेशन ऑफ एक्टिविटीज इन मल्टी एक्टिविटी एंटरप्राइजेस। इसका क्या मतलब है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पहले काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस करती थी, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, सेकेंडरी से रिलेटेड, टर्शरी से रिलेटेड, तो हम तब भी उस ऑर्गेनाइजेशन को एक ही मानते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम इनका आउटपुट देखेंगे, इनका आउटपुट देखेंगे, इनका आउटपुट देखेंगे, ताकि हमारे पास करेक्टली पता चले कि वो अलग अलग सेक्टर्स में कैसे ग्रो कर रही है। नेक्स्टली, न्यू डेटा सोर्सेज को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि GST डेटा को, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस डेटा को। फ्रॉम GS2 IR से रिलेट करेंगे, GS3 एग्रीकल्चर और इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। फर्टिलाइजर्स इन फोकस। क्यों? क्योंकि ईरान ने टाइटन कर दिए हैं ट्रांजिट रूल्स। कैसे किए? ईरान ने एक बॉडी बना दी है, पर्शियन स्ट्रेट अथॉरिटी, जो क्या करेगी? प्री डिटेल्ड ओनरशिप पूछेगी, इंश्योरेंस देखेगी, कार्गो डिटेल्स लेगी, रूट इन्फॉर्मेशन लेगी, और मे बी इंश्योरेंस प्रीमियम भी चार्ज कर सकती है। इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंडिया के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, तो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो GS3 से रिलेट करेंगे, इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं, NGO के रोल से कर सकते हैं, सोशोलॉजी से कर सकते हैं, एंड एथिक्स से कर सकते हैं। न्यूज़ क्या है? इनफॉर्मल वर्कर्स को कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, ताकि वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर ना घूमे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर इस टाइम पे घूमते हैं इतनी ज़्यादा हीट में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए क्या है? जन साहस, गो डिजिटल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सेवा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने हीट इंश्योरेंस स्कीम्स निकाली है, जिसमें वो ऑटोमेटिकली उनको पेमेंट पे कर देते हैं, 1000 रुपीज़, 200 रुपीज़, बहुत सारे वेरिंग पेमेंट्स हैं, ताकि वो बाहर ना निकले उस टाइम पे। इससे क्या होगा? बिहेवियरल चेंज। जिनको पे आउट मिल रहा है उन्होंने अपने शेड्यूल्स शिफ्ट कर दिए हैं, वो जब सनसेट होता है तब वो बाहर निकलते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग से। इकोनॉमी की लेबर प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंप्रूव हो सकती है। आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी से। EU रिमूव्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवलिंग टू असम। असम में 1979 के बाद यूरोपियन यूनियन ने एक एडवाइजरी बताई थी कि यहाँ पे आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो अपलिफ्ट करती है। इसको हम पॉजिटिव एग्जांपल दिखा सकते हैं कि अगर उन्होंने अपलिफ्ट कर दिया, इसका मतलब है कि उल्फा और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस का जो बोला वाला था वो थोड़ा कम हो गया है, तो हम इसको पॉजिटिव लाइट में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल GS3 से रिलेट करेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेट करेंगे। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है, वहाँ पे जेनेटिक रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। न्यूज़ क्या है? वी नो दैट वहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ टाइगर पाए जाते हैं, दैट इज मेलानिस्टिक ब्लैक टाइगर्स, लेकिन उनकी इंटरब्रीडिंग हो रही है, क्योंकि बस वो 20 रह गए हैं। इंटरब्रीडिंग मतलब आपस में ब्रीडिंग होने के कारण उनके ऊपर जो स्ट्राइप्स हैं ब्लैक कलर की, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई है, एंड ऑरेंज कलर कम होना शुरू हो गया। इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो सकती है, जेनेटिक रेस्क्यू चाहिए अब हमें देखना है जेनेटिक रेस्क्यू क्या है। ये एक कंजर्वेशन मेथड है जिससे हम न्यू इंडिविजुअल्स लेकर आएंगे, सो दैट वो इनब्रीड करें एंड इंक्रीज करें जेनेटिक डाइवर्सिटी को। मतलब क्या है कि अब हम सिंपलीपाल में कई और से, आई थिंक मध्य प्रदेश और कहीं और से हम टाइगरेस लेकर आएंगे 2, ताकि वो ब्रीड करें, दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी को अब हम अपहोल्ड कर सकें। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सिंपलीपाल इज वर्ल्ड्स ओनली हैबिटेट, ओनली
फॉर मेलानिस्टिक टाइगर्स। नेक्स्ट आर्टिकल GS4 से रिलेट करेंगे, एथिक्स से रिलेट करेंगे। कुछ नहीं है न्यूज़, सिर्फ हम केस स्टडी में इसको यूज कर सकते हैं। AI इनेबल्ड क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंप्लीमेंट हो रहा है सबरीमाला में। तो अब जहां पे भी क्राउड मैनेजमेंट की बात आए तो हम AI इनेबल्ड क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एक्टिव अप्रोच है। हम ये पहले से ही प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं कितना रश हो सकता है, उसके हिसाब से हम अपने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो सऊदी अरेबिया में जब स्टैम्पीड हुआ था हज में, हैव यूज्ड क्राउड सिमुलेशंस, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टाइमिंग्स एंड इंप्रूव्ड रूट प्लानिंग। ये जो चीजें हैं ये यूज कर सकते हैं हम कि क्या करेंगे, एक्शन क्या होगा, ये एक्शन होगा हमारा अगर इन केस ऑफ क्राउड मैनेजमेंट। रिसेंटली बहुत सारे स्टैम्पीड्स हमने देखे, जैसे हाथरस में देखा, आफ्टर RCB वाला देखा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल GS3 से रिलेट करेंगे, साइंस एंड टेक से रिलेट करेंगे। इस आर्टिकल में फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन की बात की गई है। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं? एक ही मेडिसिन में जब हमने 2 और मोर एक्टिव ड्रग्स डाल दी हैं फिक्स्ड रेशो में, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। इससे क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि हमें कम मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एक ही मेडिसिन में 2-3 मेडिसिन की सॉल्ट्स गिवन है, इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है। अभी हमने 16 ऐसी मेडिसिन को बैन कर दिया है, किसके अंडर? सेक्शन 26A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। क्यों ऐसे किया है? क्योंकि इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कुछ ऐसी मेडिसिन हमारे अंदर जा रही हैं जिसकी वजह से, ओवर यूज की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज हो सकती है। और ऐसा ही आर्टिकल हमने लास्ट संडे को भी कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि सॉइल के साथ भी AMR राइज हो रहा है। नेक्स्ट कुछ प्रीलिम्स के रिलेटेड न्यूज़ हैं। हमें इसमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, दैट इज पे एज यू गो मॉडल। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी। इसका मतलब है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी ऐप में AI का यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हम AI को यूज़ करने के लिए हमें पूरी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपको, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, अगर आपको एक मैसेज करना है तो आप मुझे ₹1 पे कर दो। अगर आपको 2 मैसेजेस करने हैं तो आप मैसेजेस के हिसाब से पे करो। आपको अगर कोई भी फीचर यूज़ करना है, कितनी देर के लिए करना है, उसके हिसाब से आप पेमेंट करो। आपको पूरी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा मॉडल याद रखना है? पे एज यू गो मॉडल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। थैंक यू।